हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये ऐसे प्रश्न हैं, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। और आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ऐसे प्रश्न आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया डेंगू हैजा, या मलेरिया चिकनगुनिया और मियादी बुखार। तो मच्छरों से फैलने वाले जो रोग होते हैं वो होते हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। प्रश्न है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। लास्ट हमारा है, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। तो आगे विकल्प दिए गए हैं, सी डी ए सही है, ए बी डी सही है, बी सी डी सही है, या ए बी सी सही है। तो देखिए, पढ़ते हैं एक बार फिर से। हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। एक तो आपका कोबरा हो जाता है, एक हो जाता है आपका रसल वाइपर, एक कोबरा, एक हो जाता है रसल वाइपर, एक होता है कॉमन क्रेट, कॉमन क्रेट, और एक आपका होता है सा स्केल्ड वाइपर। ठीक है, तो 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। नाग जो है वो जहरीले सांपों का प्रकार है, बिल्कुल सही। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये नहीं होता है आपका। 2 खोखले दांत होते हैं, और जब सांप काटता है तो इसी से जो है जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। यानी आपका जो है सी ऑप्शन इसमें गलत है। आगे लिखा गया है, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है, बिल्कुल सही जवाब। तो ए, बी और डी जिस ऑप्शन में होगा वही सही होगा। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न सीटेट के एग्जाम में तो हमेशा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। यानी पेट्रोलियम कैसा होता है? अच्छी गंध का पतला नीला रंग का पदार्थ होता है, बिना गंध वाला गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल होता है, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है, बदबूदार पतला पीला द्रव्य होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है। ठीक है, आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किया जाता है किसका? सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट का, पास नहीं यहाँ पे, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग का, या अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट का। तो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए पिसे हुए चावल के रंगीन घोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। मधुबनी पेंटिंग जो है ये बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिसलेक्सिया मुख्यतः किससे संबंधित है? बोलने और सुनने की समस्या के साथ संबंधित है, पढ़ने से या बोलने से। तो डिसलेक्सिया जो है वो किससे संबंधित है? पढ़ने से। मैंने इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। डिसलेक्सिया जो संबंधित होता है वो पढ़ने से संबंधित होता है। इसको मैंने बताया था कि हमारी जो पढ़ने की अयोग्यता है, जब हमने लक्ष्य लगाकर नहाया तो हमारी पढ़ने की अयोग्यता खत्म होगी। लक्ष्य निकल रहा है ना, तो लक्ष्य, जब हमने लक्ष्य लगाकर नहाया तो हमारी पढ़ने की अयोग्यता खत्म हो गई। तो आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए, जो भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, और काफ़ी मेहनत करके मैं इन प्रश्नों को चूज़ करता हूँ आपके लिए कि
कौन सा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। प्रकरणों में अंतःनिर्मित, पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर, इकाई के अंत में, पाठ के अंत में। तो इसका ऑप्शन आपका पहला से होगा, प्रकरणों के अंतःनिर्मित में। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो आपका जो है इसमें ऑप्शन सही होगा तीसरा, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों को जो है हम अच्छे से अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण या कह सकते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा प्रयोग करना चाहिए। तो ये होगा पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है। आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही होगा, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। आपका पहला ऑप्शन जो है सही होगा। प्रश्न हमारा अगला, किसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। यानी किसके अलावा इन चार ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा है, ऐसी कौन सी विधि है जिसके द्वारा पर्यावरण अध्ययन नहीं कराया जाता है। सहयोगात्मक अधिगम होता है, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना ये नहीं होता है, समस्या समाधान ये भी होता है, निर्देशित खोज ये भी होता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, व्याख्यान द्वारा जो है पर्यावरण को नहीं पढ़ाया जाता है भाई। अब किसी टॉपिक को लोग के व्याख्यान दे दिया जाएगा तो समझ में ही नहीं आएगा। तो पर्यावरण अध्ययन को व्याख्यान द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसके अलावा बच्चे वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। यानी इन चार ऑप्शनों में से कौन सा वातावरणीय कारकों में शामिल नहीं होता है। तो शारीरिक गठन ये वातावरणीय कारकों में शामिल नहीं होता है। शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति ये वातावरणीय कारकों में शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है को बढ़ावा देना, शिक्षार्थी स्वायत्ता, पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, वैयक्तिक विभिन्नताएं। तो इसका ऑप्शन आपका तीसरा सही होगा, ज्ञान का सहसंबंध और स्थानांतरण। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ज्ञान का मतलब पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना लिखा है, शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ना यानी सहसंबंध बनाना। ठीक है, और ज्ञान को स्थानांतरण यानी खुद से दूसरी की ओर, खुद से बच्चों को ट्रांसफर करना ज्ञान। तो इसीलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है। विद्यालय को प्रसिद्धि मिलेगी, अभिभावकों को संतुष्ट करना है, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना है, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना है। तो विज्ञान प्रदर्शनी जो है आयोजित कराई गई है, इसके लिए उपयुक्त उद्देश्य होगा शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है आपके वो सही नहीं है। ये जो प्रश्न है कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिले तोप में किया गया था, सही कथन है कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है, कांसा तांबा प्लेटिनम की मिश्र धातु है, कांसा एक तत्व है, कांसा तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है। तो कांसा यानी ब्रॉन्ज जो होता है वो कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। आपका पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसीलिए के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो वह अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को
सीखती है। ठीक है, आपका इसमें पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। और अगर आपने अपसारी और अभिसारी चिंतन के बारे में नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, मैं जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल करती है। सॉरी, लिखा हुआ है सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक, होगा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, तो विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, मनोरंजन द्वारा सीखना, भाषा निर्धारित सीखना। तो ये होगा सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। आपका दूसरा ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नेपेंथीज एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है कहाँ? उड़ीसा में, मेघालय में, असम में या अरुणाचल प्रदेश में। तो नेपेंथीज जो पौधा है ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। अगला प्रश्न है, निम्न में से भिन्न कौन सा है? पेट्रोल, पैराफिन मोम, ग्रीस, कोयला। तो पेट्रोल जो होता है वो तरल होता है, बाकी जो होते हैं वो ठोस होते हैं। ठीक है, इसीलिए पेट्रोल जो है वो भिन्न है। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय होता है जुलाई से सितंबर, जनवरी से मार्च, अक्टूबर से दिसंबर, अप्रैल से जून। तो ये होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। लास्ट प्रश्न हमारे इस वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों का उपयोग करने से मृदा कैसी हो जाती है? किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वर या उपजाऊ बन जाती है, या बंजर हो जाती है। तो एक ही तरह की बार बार फसल उगाने से, बहुत से रसायनों का उपयोग करने से जो खेती होती है, यानी कह सकते हैं जो हमारा खेत होता है वो होता है बंजर, यानी हमारी मिट्टी जो है बंजर हो जाती है। आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।